हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो आज अपन पढ़ेंगे पिछले वाले जो वीडियोस में अपन ने पढ़ा था। चैप्टर जो एक फर्स्ट है उसके सारे अपन ने क्वेश्चन आंसर देखे थे, इम्पोर्टेंट। आज अपन जो चैप्टर 2 है विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान कक्षा 10 10th विज्ञान, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो पार्ट सार पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट सार देख लेते हैं। ये छोटा सा रिवीजन होगा पूरे पार्ट का, तो आप इसको देखिए ध्यान से। देखो, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। देखो, अम्ल अनिल कपूर, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है। क्षारक क्या होते हैं? क्षारकों का स्वाद होता है कड़वा तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल तो नीले को लाल करते लिटमस पत्र को, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल क्षारक सूचक क्या होते हैं? रंजकों के मिश्रण होते हैं जिन्हें अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसी विलयन में अम्ल है या क्षारक है, इसका पता करने के लिए अपन अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग करते हैं। गंधीय सूचक क्या होता है? देखिए, गंधीय सूचक का मतलब गंध होती है। ठीक है, तो वे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अम्लीय माध्यम में उनकी अलग गंध आती है तो अपन जान जाते हैं कि ये अम्ल है। जिसमें अम्ल में डुबाया जाता है तो गंध अलग आती है, तो अपन पता कर लेते हैं कि ये अम्ल है। अगर उसी सूचक को अपन क्षार में डुबाए तो अलग गंध आती है, तो मालूम पड़ जाता है कि इस सूचक को क्षार में डुबाने पर कैसी गंध आती, इसलिए इनको गंधीय सूचक कहते हैं। गंध के माध्यम से अपन पता लगा पाते हैं कि ये अम्ल है या आगे वाला क्षारक है। तो लिटमस विलियन क्या होता है वास्तव में? बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन पौधे से निकलता है। ठीक है, तो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है और थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है इसको। ठीक है, देखिए आगे। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे। अम्ल नीले को लाल, क्षार लाल को नीला। अम्ल क्षारक सूचक, अम्ल व क्षारकों का पता लगाने के लिए। गंधीय सूचक, अम्ल व क्षारकों का पता लगाने के लिए। ठीक है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक थैलोफाइटा के लाइकेन समूह से पौधों से निकाला जाता है। देखो, अम्ल जलीय विलियन में क्या देते हैं? H+ देते हैं। ठीक है, तथा क्षारक जलीय विलियन में OH- देते हैं। देखो, HCl ये अम्ल है, जलीय विलियन में H+ देगा। भाई, जिसके पास H होगा वो H+ देगा, और जिसके पास NaOH होगा जैसे NaOH, तो जिसके पास OH- होगा वो क्या देगा? OH- देगा। ठीक है, जिसके पास OH- है वो तो होगा क्षार, और जिसके पास H+ है वो होगा अम्ल। किसी अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है तथा संगत लवण बनता है। क्षारक में भी ऐसा ही होता है। क्षारक में जब क्षारक की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। जब क्षारक की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है तथा एक लवण बनता है, परंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए अम्लों की क्रिया। धातु कार्बोनेट Na2CO3 के साथ जब अपन HCl की अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल की, कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो पहले कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में NaCl बनता है, जल बनता है, CO2 बनती है। सेम वही अभिक्रिया इसके साथ होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट में, NaCl बनता है, जल बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार, ये क्षार और ये अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षारक परस्पर मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, अतः ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड है वो क्या है कि अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसका मतलब अम्लों से तभी क्रिया करेंगे जब वो क्षारक हो गए, और लवण और जल तभी बनाएंगे जब वो आगे वाला क्षारक होगा। और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये क्षारकों से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तो क्षारक अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है, इसका मतलब जो अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होगा, तभी तो क्षारक लवण और जल बना रहा है।
अम्ल क्षारक तथा लवण के जेली विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इनके विलयन में मुक्त आयन होते हैं, इनके कारण विद्युत का चालन होता है। क्षार क्या होते हैं? तो क्षारक अलग होते हैं। क्षार जो जल में घुल जाते हैं क्षारक, उनको ये अपन क्षार कहते हैं। ठीक है, ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय या क्षारीय विलयन में जल मिलाने पर H3O माइनस H3O प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्लीय क्षारीय विलयन में जल मिलाना, जैसे अम्ल है तो जैसे मान लो प्रति इकाई आयतन का मतलब समझिए इस चीज़ को। देखिए पहले जैसे 1 लीटर अम्ल में जैसे 20 H प्लस थे, ठीक है, मान लेते अपन ऐसे ही। अपन ने जल मिलाया तो आयतन तो बढ़ गया। पहले 1 लीटर था, अब अपन ने जल मिलाया तो 1.5 लीटर हो गया। 1 लीटर में H प्लस और अब 1.5 लीटर में 20 H प्लस। तो बताइए प्रति इकाई आयतन में H प्लस कम हुआ कि नहीं हुआ? पहले 1 ही लीटर में 20 H प्लस थे, अब 1.5 लीटर में है 20 H प्लस आए, क्योंकि जल में कोई H प्लस नहीं था। ठीक है, तो जल तो मिलाया अपन ने, लेकिन H प्लस का क्या हो गया कि प्रति इकाई आयतन में कमी हो गई, इसलिए उसका तनुकरण हो गया। यानी कि यहाँ पे H प्लस की जो है वो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है जल मिलाने पर, तनुकरण कहते हैं इसको। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। अम्लों या क्षारकों की प्रबलता की जांच pH स्केल से करते हैं। pH स्केल का मान 0 से 14 के बीच होता है, जो कि विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता की माप देता है। उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, पता है सबको। अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम और क्षारकीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक, यानी 14 से कम और 7 से अधिक। देखिए आगे, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन देने वाले प्रबल अम्ल, विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन देने वाले दुर्बल अम्ल। अम्ल के समान ही क्षारक भी होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। जो विलयन में अधिक OH माइनस दे वो प्रबल क्षारक, विलयन में कम OH माइनस दे वो दुर्बल क्षारक। जीवों में उपापचय की क्रिया pH की अनुकूलतम सीमा में ही होती है। अम्लीय वर्षा देखो किसे कहते हैं। साधारणतः जो वर्षा का जल है उसका जो pH 5.6 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसे जल में जीवों का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अम्ल में वो जो जलीय जीव है वो जीवित नहीं रह सकते। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना लगता है, यानी कि दांत खराब होने लगते हैं, क्योंकि 5.5 से कम हो जाएगा मुंह का pH, तो उसमें क्या अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी और अम्ल धीरे धीरे हड्डियों को क्या करता है, गलाता है। विभिन्न प्रकार के लवणों के pH का विलयन का pH भी भिन्न भिन्न होता है, जो कि उस अम्ल एवं क्षारक पर निर्भर करता है जिससे वह लवण बना है। जैसे प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण के विलयन का pH 7 होता है, कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। साधारण नमक क्या होते हैं देखिए, समझिए। सोडियम क्लोराइड दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। कौन सा? साधारण नमक। क्लोर क्षार प्रक्रिया, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, जब इसके NaCl के जलीय विलयन में जब अपन विद्युत प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, ये वियोजित होकर NaOH बनाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें Cl2 तथा H2 भी बनती है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, अब देखिए। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2 को अपन क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। वस्त्रों आदि के विरंजन यानी रंग उड़ाने में CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तथा पीने के जल को रोगाणु मुक्त करने में भी प्रयुक्त किया जाता है विरंजक चूर्ण का, क्योंकि ये जो Cl2 है जो ये Cl2 वो क्या कर देती है, कीटाणुओं को मार देती है। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया द्वारा बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है, बुझा हुआ चूना यानी COH2, इस पर अगर मैं क्लोरीन प्रवाहित करूँ Cl2 तो CaOCl2 बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। धोने के सोडे का सूत्र है Na2CO3.10H2O तथा बेकिंग सोडे का सूत्र NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडे का सूत्र वापस Na2CO3.10H2O
बेकिंग सोडा का सूत्र है NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी CaSO4 डॉट आधा H2O, और उसका जिप्सम का सूत्र है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है, कितना है 2H2O। उद्योगों तथा दैनिक जीवन में लवण बहुत उपयोगी है। बड़े आकार के NaCl के क्रिस्टल अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं, इन्हें खनिज नमक कहते हैं। बड़े आकार के जो क्रिस्टल है ना NaCl के, वो एकदम वाइट नहीं होते, थोड़े भूरे भूरे टाइप के होते हैं। क्रिस्टलन जल क्या होता है देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे जिप्सम का सूत्र CaSO4 डॉट 2H2O, इसमें क्रिस्टलन जल कितना है 2 अणु। जैसे CaSO4 डॉट आधा H2, तो इसमें क्रिस्टलन जल कितना है आधा H2O। Na2CO3 डॉट 10H2, इसमें क्रिस्टलन जल कितना है 10 अणु है क्रिस्टलन जल के। जिप्सम का सूत्र ये, जिसे गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट 2H2O, गर्म करेंगे तो 1.5H2O उड़ जाएगा, आधा H2O बचेगा। तो गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान आदि बनाने में किया जाता है। देखिए आगे अपन बात करते हैं पाठगत प्रश्नों की बात करें तो देखो, पाठगत प्रश्न आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न वही मैं आपको बताऊंगा, समझे इस चीज को। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण पीतल एवं तांबा धातु की सतह से क्रिया कर, समझिए, विषैले यौगिक लवणों का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तन में जब दही एवं खट्टे पदार्थ रखे, खट्टे पदार्थों में होता है अम्ल, और ये अम्ल इन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे जो कि जहरीले व हानिकारक बनाएंगे, जो अपने शरीर के लिए हानिकारक होंगे। ठीक है, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ, दही जैसे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर धातु ये रहा अम्ल H2SO4, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण देकर समझाइए। इस गैस की उपस्थिति में जांच आप कैसे करेंगे? देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर H2SO4 की अभिक्रिया होने पर जिंक सल्फेट बनेगा, या तो ठीक है लवण बनेगा, और H2 गैस बाहर निकल जाएगी, जिसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति जांच करने के लिए उसको साबुन के विलयन में प्रवाहित करते इस गैस को, जिससे बुलबुले बनता था। इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर यह गैस नीली ज्वाला के साथ फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो अपन समझ जाते हैं वह हाइड्रोजन। अब देखिए, कोई धातु A यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु यौगिक है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, तो उत्पन्न यौगिक में एक इसने बोला कैल्शियम क्लोराइड, तो एक हिंट दे दिया है कि आगे इसके अंदर कैल्शियम तो होना चाहिए। धातु यौगिक एक कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अभिक्रिया में उत्पन्न एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड, अतः यौगिक कैल्शियम युक्त होगा तथा उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, इसका मतलब वो CO2 होगी। अतः यौगिक CaCO3 की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इस प्रकार होगी, CaCO3 प्लस 2HCl, फिर आएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए आगे बात करते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्या विद्युत का चालन करता है? क्यों? क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयन नहीं होता है, अतः H+ नहीं देगा, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा।
अतः H प्लस आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण के अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं होता है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करना यानी उसमें जल मिलाना और ज़्यादा। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय अर्थात जल मिलाने पर H3O+ आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि अम्ल में उपस्थित अनायनित जल की मात्रा तो बढ़ती है परंतु H3O+ की मात्रा वही रहती है। परिणाम स्वरूप H3O+ की सांद्रता लगातार घटती जाती है। भाई जल तो बढ़ता जाएगा उसमें, लेकिन जो H3O+ यानी H+ की मात्रा तो वही रहती है, इसलिए प्रति इकाई आयतन में उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और धन्यवाद के रूप में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।